हरिओम सभी को बहुत बहुत स्वागत है एनवायरनमेंट की 6th क्लास में। स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। अभी होगी। हो गई प्रेजेंट स्क्रीन? मैम ठीक है, लेकिन अभी मैं शेयर नहीं करूंगी क्योंकि अभी हमारा क्विज वाला पार्ट बाकी है। सबसे पहले आंसर करेंगे, जिसका नाम लूंगी तुरंत वीडियो ऑन करेंगे और जो पूछूंगी क्वेश्चन तुरंत आंसर करेंगे उसका। सबसे पहले बताएंगे लक्की साहू जी। ऑन कीजिए वीडियो। बताइए पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है? मैम मैंने 3 दिन से क्लास नहीं की है। ये तो हमारा 3 दिन पहले का है, पुराना, नया नहीं है। सतत विकास जो हमने पढ़े हैं उसमें से पहला कौन सा है, जो स्टोरी से सुनाए थे ना, याद कराए थे? जी मैम। पहला, एकदम पहला। नहीं याद आ रहा है? नहीं मैम, मेरा कल पूरा तबीयत थोड़ा रिवाइज ठीक। करके आएंगे, आपकी ये पनिशमेंट है। जी मैम, पूरा का वो पूरा पूरे एक्सप्लेन करवाएंगे कल आप 17, ठीक है? चलिए जी मैम। वीडियो ऑफ कीजिए। जया जी ओपन कीजिए अपना वीडियो। यस मैम। हाँ, बताइए फर्स्ट नंबर का कौन सा है? नो पॉवर्टी। जी, नो नो। पॉवर्टी। वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगी सीमा जी, बताइए आप सेकंड नंबर का। 0 हंगर मैम। वेरी गुड। दीपाली शर्मा जी बताइए थर्ड। यस मैम। मैम थर्ड नंबर का क्या? अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा थर्ड पे आ जाएगी। कौन करेक्ट करेगा? हाँ, सॉरी, नो मैम। नो मैम, नहीं अच्छा अब तो स्वास्थ्य गया, और एक बार अच्छी। में चांस चांस गया आपका। ऐसा थोड़ी होता है। ओके, थैंक ये यू। ये वैसी वाली ओके मैम। एग्जाम है जिसमें स्याही से गोला काला कर दिया, उसको पेंसिल से नहीं लिखा है, मिटा के आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है? ओके मैम, नो प्रॉब्लम। एकदम हार्ड एंड फास्ट सही याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट बताएंगे उषा सिंह उमेश जी बताएंगे। फिफ्थ बताइए उमेश जी। वॉइस अनम्यूट कीजिए अपने आप को, पहले आवाज नहीं आ रही है। अभी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ। अच्छा, ओके, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए हमारे साथ में कितने एक्सपीरियंस लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी प्रेरणा लीजिए आप सभी नहीं से। इसीलिए तो वीडियो ऑन भी करवाते, पता चल जाए कि कौन कौन है। चलिए अब बताएंगी सुनीता ध्रुव जी, बताइए आप 6th जी और मैम। 7th बताइए। मैम इसमें लड़की और लड़के का भेद बताया गया है और एक का सेवंथ, सॉरी, 6th बिजली और और पानी। 7th में, 6th और 7th पूछा है मैंने। मैम पानी और बिजली के बारे में बताया गया था 6 में। जी। और 7 का मैम सर याद नहीं आ रहा है, वो बिजली का ही कुछ था मैम उसमें। अरे दोनों अलग अलग है, 6th और 7th दोनों एक साथ जोड़ के बताए थे। 6th में है पानी और 7th में है बिजली। जी अच्छे मैम से याद, सॉरी। इसीलिए रिवाइज इनको डेली कर रहे हैं क्योंकि ये आना है एग्जाम में, एकदम आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए ये, और एकदम जी मैम। पोजीशन पे होना चाहिए। इसका एक और मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी, ये जब याद हो जाएंगे तो अगर गलती से भी भूल रहे हैं तो आप फिर उसके बाद नहीं भूलेंगे। चलिए कौन नेक्स्ट है? संगीता जी बताइए, संगीता कश्यप जी यस मैम। बताइए। मैम पानी और बिजली के बाद इकोनॉमिकल ग्रोथ। इकोनॉमिकल ग्रोथ, वेरी गुड। नेक्स्ट भारती जी बताइए आप 10th नंबर का। मैम मैम मैंने तो अटेंड ही नहीं की थी क्लास।
कल तो करी थी आपने अटेंड, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि क्लास अटेंड नहीं करी? डेली रिवाइज हो रहे हैं, ये तो बहाना मैम है आपका ये फिर। तो अब तो 9th नंबर का आएगा ना मैम? हाँ सर, नहीं मैंने 10th ही पूछ लिया था। अच्छा चलिए ओके 9th बता दीजिए। मैम कल की थी तो मानव पर्यावरण व्यवहार मतलब जो उसके चरण थे वो ये किया भी था। रिवाइज किए थे, डेली रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। बताइए सब लोग रिवाइज कर रहे हैं या नहीं? डेली हम लोग जिस दिन से पढ़े हैं उस दिन से। यस यस मैम। मैम। यस मैम। कल ये ठीक भी है, रिवाइज तो किया ये था। आपके ये वाले एक्सक्यूज नहीं चलेंगे कि अटेंड नहीं की थी आपको। आप वीडियो से कवर कीजिए, और कल जिसने आज नहीं सुनाए हैं या गलत सुनाए हैं वो कल मुझे पूरे सुनाएंगे, पूरे बताएंगे। कॉपी में लिख के याद करना है, जैसे भी याद हो आपको। स्टोरी इतनी अच्छी इसीलिए बनाई है कि याद हो जाए। हिमांशु जी बताइए 10th नंबर का। मैम रेडियस इनइक्वालिटीज। वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगे ज्योति जी, आप बताइए 11th नंबर का। मैम सस्टेनेबल सिटीज एंड था तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, मतलब शहर बनाएंगे ऐसे जो हर मौसम में हर तरह की परेशानी को, मुसीबत को झेल जाएं और सुरक्षित रखें हमको। और कम्युनिटी का मतलब जैसे ये क्या हो गया, आप इतने सारे लोग मिलके बैठे हो, एक जैसा काम आप कर रहे हो, एक जगह जुड़े हुए, यही कम्युनिटी है। लोगों का समूह, वही क्या है? कम्युनिटी है। तो सस्टेनेबल कम्युनिटी मतलब, सस्टेनेबल का मतलब चीज है कि आज शुरू हुई है और आगे बहुत लंबे समय तक वो चलती रहे, ये है और बहुत सरल शब्दों में सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही है कि कोई चीज आज शुरू हुई है या पहले शुरू हुई है, हमारे भी पहले शुरू हुई है, वो लगातार चलती रहे, खत्म ना हो, हमारी कई पीढ़ियां उसको देख पाए, ये सस्टेनेबिलिटी है। ठीक है, आपको याद है, मतलब आप पहचान जाओगे, ऐसा नहीं है कि भूल गए हो आप। मीनाक्षी त्यागी जी नेक्स्ट। मीनाक्षी त्यागी जी जी, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, अच्छा आपका थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, मैसेज कर दीजिए आप या तो। हाँ भी ठीक है, आ रहे दिख रहा है वीडियो आपको। बताइए क्या है नेक्स्ट 12th नंबर का। मैम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन। वेरी गुड, ठीक है। मतलब एक भी चीज आपको पता है ना तो आप पकड़ लोगे क्वेश्चन को, इतना भी है तो ठीक है। मीनू राव जी नेक्स्ट बताइए। मैम मैंने 2 तारीख के बाद क्लास नहीं ली, एक ही क्लास हुई है मेरी। वीडियो क्यों नहीं देखा और क्लास नहीं ली? तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पता है ना, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिटर्न नहीं होगा अगर आप ऐसे करोगे, क्योंकि मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे भी कम रहती है संख्या, और उधर पे भी फिर क्या होता है, वीडियो भी नहीं देखते हैं आप लोग, कमेंट भी नहीं करते हैं उसमें कि हाँ हम प्रेजेंट हैं, हमने देख लिया, ये कवर कर लिया। ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। ये आपको अगर क्लास छूटती है तो वीडियो से कवर करना है, साथ में चलोगे तो साथ में सब होता जाएगा, नहीं तो एकदम एग्जाम के टाइम पे क्या होगा, प्रेशर आएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? निज जी बताइए, आप बताइए निज जी 30 नंबर। और ये बहाना तो बहुत ही मतलब लोअर क्लास का है कि हमने 3 दिन से अटेंड नहीं करी है, 2 दिन से नहीं करी है, या कल नहीं करा परसों। ये 4 दिन पहले हमने कर लिया है, तो 4 दिन पहले कर लिया है तो फिर वो लगातार हम उसको बस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला बहाना कोई नहीं देगा कि सॉरी की बात नहीं है, लेकिन आपको खुद को सही चलना पड़ेगा, तब आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। प्रियंका कोटनाला जी 30 नंबर बताइए। मैम क्लाइमेट एक्शन आता है इसमें, जो हमारे क्लाइमेट पे चेंजेस आते हैं तो बैड ठीक है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। अब सोनाली सैनी जी, आप ऑन कीजिए वीडियो और अपना माइक। बताइए आप 14 नंबर का बताइए। मैम लाइफ बिलो वाटर। वेरी गुड, ऐसे आना चाहिए तुरंत। देख के तो नहीं बता रहे हो ना आप लोग? नो मैम। ठीक है, नवीन कुमार जी बताइए 15।
मैम मेरा उद्देश्य रिवीजन मैम मुझे रिवीजन याद नहीं, नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि हर एक स्टूडेंट को सब याद हो बराबर बराबर। ऐसा नहीं है कि हम आए हैं क्लास में बस हम नोट्स ले लें और नोट्स को हम पढ़ लेंगे एग्जाम के टाइम पे। आपको साथ साथ याद करते चलना है। पद्मा जी बताइए। जी मैम, कौन से नंबर का मैम? 15 क्लाइमेट चेंज के बाद 15 लाइफ बिलो वाटर, फिर लाइफ ऑन लैंड, फिर पीस। तो 15 अच्छा कौन सॉरी, सा है? लाइफ बिलो वाटर 15 है या लाइफ ऑन लैंड 15 है? 17 लाइफ ऑन लैंड। वेरी गुड, ठीक है। अब उसके बाद मीनू राव जी हो गए हैं, मीनाक्षी त्यागी जी भी हो गए हैं, जया चौरे जी आप बताइए। मैम मैंने बता दिया था बट लास्ट वाला है पीस एंड अच्छा, जस्टिस। आप तो एक ही ऐसा हो गए, दो दो आईडी से आपने। कोई नहीं, अब ये बताएंगे। अदिति गर्ग जी रह गए हैं। मैम 2 आईडी नहीं है, एक जया जी है प्रजापति। हाँ, लेकिन आपको मुझे वीडियो ऑन किया ना तो समझ में आ गया एकदम, थोड़ा नाम ऐसा मिस हो रहा था। आप बंद कर लीजिए, इनसे पूछते हैं ना। अभी अदिति जी बची हैं। अदिति जी बताइए। मैम पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सब बच्चे जिन्होंने बताया सबने एक्सीलेंट जॉब किया है। कितने बच गए हैं अब हमारे पास में? एक बच गया है, वो तो पता ही है, सबको पता है। मोदी जी का बर्थडे सबको याद है। प्रियंका वर्मा जी बता दीजिए। पार्टनरशिप द गोल। साक्षी जी भी बची हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ऑलमोस्ट कुछ बच्चों को छोड़कर सबको याद है। थम्स अप दीजिए जिसको याद है। सबको याद है ना? 90% बच्चों को याद हो गए हैं। अब जिनको याद नहीं है वो समझ लीजिए आप लोग कितने पीछे रह गए हैं। जल्दी से इनके साथ में आना है आप सबको। ठीक? मैम हाँ, एक्चुअली मैं स्वीटी, मैंने अपनी एक स्टोरी बनाई है, मैं मतलब उसको चाहती कोई हूँ। प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो हम स्टोरी भी नहीं पूछ रहे हैं, अब तो हम सीधे नंबर पूछ रहे हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा है। यस ये मैम। एग्जाम, हाँ एग्जाम में अपने को तो ऑप्शन फिल करना है, उसका Yes, कोई ma'am. प्रॉब्लम नहीं है। स्टोरी आप कोई सी भी, अपनी कोई सी भी बना लो आप, हमको तो आंसर से मतलब है। यस मैम। ठीक, चलिए ये हमारा हो गया। अब लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था, एक दो क्वेश्चन उससे भी कर लेते हैं। जिसको आंसर पता हो हैंड रेज कर दीजिएगा। कितने हमने स्टेप्स देखे थे डेवलपमेंट के, जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है, ह्यूमन और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हम देख रहे थे। चलिए सौरभ जी बहुत बढ़िया, बताइए आप आंसर कीजिए। सबसे पहले सौरभ जी ने हैंड रेज किया। सबसे पहले तो हंटर एरा आया, उसके हम्म बाद फिर एग्रीकल्चर एरा, उसके हम्म बाद फिर उसके बाद फिर कृषि वाला, सॉरी हंटर एरा, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद एग्रीकल्चर, देन लास्ट में टेक्नोलॉजी एरा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताएंगे उमेश जी, बताइए इसके बाद वाला जो कॉलम है कि जो रोल था वो क्या क्या था ह्यूमन का। उमेश सिंह जी सुन पा रहे हैं क्या आप? जी मैम, मैंने इसको रिवाइज नहीं किया है, आई एम सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, आप कल करके आएगा लेकिन रिवाइज। राइट मैम। चलिए सुनीता जी आप बताइए। मैम एलिमेंट और कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट एलिमेंट एंड क्या? कॉम्पोनेंट। पूरे बताना है। अच्छा, पूरा कंटिन्यूस में हाँ करना था। और हाँ, फिजिकल मेन था। जैसे कि इसमें बोला गया था कि मनुष्य के जो जो 4 पदार्थ होते स्टेप्स है थे ना, जैसे अभी वो सौरभ जी ने टोटल जो सब बता था। दिए 4 स्टेप्स, वो चारों अब आपको बीच वाले कॉलम के बताना है। टेबल ध्यान है ना, बीच वाला टेबल नहीं मैम, बताना है। बीच बीच के भूल जा रही हूँ इसलिए। बीच बीच का भूल जा रहे, कौन बता पाएगा एकदम परफेक्टली बिना भूले? मैं मैम बताइए मैं दीपाली बताऊं, जी। कोशिश करूं। दीपाली मैम जी फर्स्ट था कारक। कारक हम्म जो था, वो फर्स्ट वाला मैं उसको डिफाइन नहीं कर कारक पा तो रही हूँ क्योंकि हेडिंग ये है दीपाली जी, कारक हेडिंग है। रटना भी है तो रूपांतर थोड़ा करता, दिमाग का यूज। रूपांतर करता, हम्म परिवर्तन करता और विध्वंसक। एक आपकी गड़बड़ हो विध्वंसकारी। गई। जो कार कौन करेक्ट करेगा? पद्मा जी करेक्ट कर रही हैं।
एक्चुअली मैंने वीडियो देखा था, लाइव क्लास नहीं ली थी, तो मैम उसमें वो कारक ही उसी में लिखा है थोड़ा क्योंकि वो कंफ्यूजन। एलिमेंट है ना, कंपोनेंट। कारक ही है मैम, क्योंकि उसमें वही लिखा था इसलिए। अच्छा, तो शायद टेबल की मिस्टेक, मतलब ये हाँ क्लैरिकल मिस्टेक है। हाँ, मैंने वो अच्छा, नहीं वीडियो नहीं, देख एक के इसको ठीक देखा ठीक था। ठीक है, सही हो, हाँ सॉरी सॉरी, मैम सही हो हाँ काश मैम कारक। नहीं, ने बताया था, जैविक अजैविक बताया था मैम। हाँ हाँ, ठीक है, माई मिस्टेक। और वो सही कारक बात है। मेरे को थोड़ा समझ भी नहीं आया था, क्योंकि लाइव क्लास नहीं ली थी मैं, वीडियो हाँ, देखी थी, इस तो वो नहीं, एक तो बार वो समझा कारक दीजिएगा। का मतलब वही है ना, एक मटेरियलिस्टिक था बस वो, कि जैसे और जीव जंतु या मैटर होते हैं वो भी वैसे ही था, उसका कुछ वो कर नहीं रहा था वहां पे अलग से, अपना माइंड का यूज नहीं कर रहा था वो, कि माइंड का यूज करके जैसे हम करते हैं ना, हमारा ब्रेन जैसे जैसे हमको बताता जाता है वैसे हम एक्टिविटी करते हैं, हाँ वैसा हाँ कुछ नहीं था, सिर्फ वो हाँ। एक फिजिकल मैटर की तरह ही था, इसलिए उसको कारक या फैक्टर बोला गया। ठीक, हाँ चलिए, बहुत हाँ। बढ़िया। थर्ड कॉलम कौन बताएगा? सौरभ जी अगेन आ जाइए। सुनीता जी को अच्छे से याद है? इसका है मैम। चलिए बताइए, सुनीता जी आप बताइए। जी मैम, इसमें था फिजिकल मैन था, और सोशियोलॉजी मैन था, इसमें फिर आर्थिक मानव था, और लास्ट ये प्रौद्योगिक मानव। प्रौद्योगिकी मानव। जी मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है ऐसे ही पढ़ाई हमको अंत तक बनाए रखनी है, मतलब, और इससे क्या हो जाता है, आपका कुछ नहीं है, ये टीचर का सारा पता चल रहा है, रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है कि टीचर पास है या फेल है, मैं तो डेली यही बोलूंगी, तो टीचर यहाँ पे पास हो गए। चलो, धन्यवाद। अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। भले ही हम थोड़ा सा धीरे चले, हमने क्लास भी अभी टाइम से शुरू कर ली है, लेकिन साथ में पेंडिंग कुछ नहीं रहना चाहिए, याद डेली सब चीजें रहना चाहिए हमको। ठीक है ना ये तरीका? बताइए माइक ऑन करके। यस 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 मैम, बहुत मैम। अच्छा है। यस मैम। ठीक, चलिए, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। यस अब मैम। आप यस मैम। हाँ, अब ना माइक ऑन करके बताइएगा, जो भी क्वेश्चन रहे या कुछ पूछना रहे तो मैसेज नहीं दिखेंगे अब मुझे, क्योंकि अब मैं स्लाइड प्रेजेंट कर रही हूँ। मैम आगे का पीडीएफ नहीं मिला मेरे को आज ग्रुप में। कल शेयर नहीं किया था, अब आज ये पूरा आज जो पढ़ लेंगे जितना, इतना आज शेयर कर देंगे साथ में। ओके मैम। ठीक, चलिए, क्या हम पढ़ने वाले हैं? कल जो हमने पढ़ा था, मानव पर्यावरण संव्यवहार पार्ट 2, यानी कि ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन पार्ट 2। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, पार्ट 2 है, जहां कल हमने पढ़ लिया था उसी को थोड़ा सा और डीपली हम देखेंगे, डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे। क्या है इसमें? कल हमने देख लिया था ना कि मतलब 1 2 3 तीन सर्कल हमने देखे थे रीजनिंग वाले, रीजनिंग की तरह जो रहते हैं, उसमें हमको क्या पता चल रहा था, एक हमने वॉल और बॉल और वॉल का एक एग्जांपल देखा था कि गेंद को हम दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है, वापस हमारी तरफ आती है, तो हमारी जो भी एक्टिविटी रहती है वो लौट के, उसके जो भी इफेक्ट रहते हैं वो वापस हम पर ही आके अटैक करते हैं, तो उन्हीं को हम थोड़ा सा सेंटेंस के वे में देख लेते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फर्दर इंक्रीज द पुअर्टी ऑफ पुअर विलेजेस। मतलब क्या हो रहा है, पर्यावरण अवनयन यानी घटना, किसी चीज का जो क्वालिटी है उसमें कमी आना, लोअर कैटेगरी में जाना, वही क्या होता है यहाँ पे अवनयन का मतलब है। जो हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल फील करते हैं वो इन वर्ड्स को, इन टर्मिनोलॉजी को अच्छे से ध्यान रखेंगे, इंग्लिश का दिया है साथ में, लेकिन एग्जाम में अगर आप फॉलो करोगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम तब आएगी, नेट वाले आपको हलवे की तरह क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, वो यहाँ आप जो पढ़ के आए हो सिलेबस में, जो शब्द आपको नॉर्मली मिल जाते हैं वो नहीं देंगे, वो उसका दूसरा पर्यायवाची भी दे देते हैं एग्जाम को टफ बनाने के लिए, तो आप तब मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि आप तो यहाँ से ये पढ़ के गए थे, इसलिए आप हिंदी वाला ध्यान रखोगे तो आप एग्जाम को कर लोगे। और इसीलिए बार बार बोलती हूँ, जो भी ऐसे कठिन शब्द रहते हैं उनके 2-3 इंग्लिश वाले क्या करना है, क्या देखना है हमको, क्या बताया था कल? पर्याय देखना है।
पर्याय देखना है, वेरी गुड। के परिणाम स्वरूप निर्धन ग्रामीणों की गरीबी में और वृद्धि होती है। कैसे होती है बताइए? पर्यावरण में कमी आ रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है, तो कमी कैसे हो रही है बताइए? पर्यावरण में जैसे बारिश हो जाएगी बेसमय तो क्या होगा, हमारे क्रॉप्स समाप्त हो जाएंगे, वो हो नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके से। सपोज करो कि अभी बरसात होना है, अभी बरसात नहीं हुआ, तो हमारे जो जो पैडी के है, जो क्रॉप है, वो सूख जाएंगे, उसमें उतना उपज नहीं होगी। जी, ठीक है ना? तो बहुत like that. बहुत बढ़िया आंसर दिया है आपने। और क्या क्या हो सकता है? और कैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे फसल ग्रो भी हो गया है तभी हम उसको रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मौसम बदलने से। सही बात है, सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती हैं, हर चीज की। चलिए वो आगे हम फ्लो चार्ट के उसमें समझ लेंगे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। सही आंसर किया है आपने, बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट हमारा है डिफोरेस्टेशन एंड excessive use of non-renewable energy increase the problem of environmental degradation because forests are the main element of environmental balance। एक तो ये हो रहा है यहाँ पे, यही वाली चीज है। नेक्स्ट क्या हो, मतलब लैंडस्लाइड और ये इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इनसे ये साइड इफेक्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है लैंडस्लाइड हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। मान लीजिए हमने जंगलों की कटाई कर दी, तो क्या होता है, पेड़ पौधों क्या काम करते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, सॉइल को, अर्थ को पकड़ के रखते हैं टाइट करके। ये जो हमको जुड़ी जुड़ी दिखती है जगह जगह से, वो पेड़ों को कटने से क्या होगा कि पानी का बहाव भी रोकथाम वो भी नहीं, क्योंकि मिट्टी भी पानी सोख लेती है। फिर अब मिट्टी का ही कटाव हो गया है, पेड़ कट गए हैं तो जड़ों ने मिट्टियों को ढीला छोड़ दिया, मिट्टी का कटाव हो गया, तो बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे कि जो सॉइल है वो एक जगह की सॉइल दूसरी जगह बह के चली जाएगी, वहां के लिए जो कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर था वो भी चेंज हो जाएगा, तो वहां की जो स्पीसीज हैं वो भी सारी क्या होंगी, उसमें आ जाएंगी, खतरे में पड़ जाएंगी, उनको भी प्रॉब्लम में, सारी स्पीसीज क्या है, डेंजर जोन में चली जाएंगी। और लैंडस्लाइड से कितना नुकसान होता है, जैसे अगर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे अभी बहुत सारे हमारे साथ में जुड़े हुए ज्योति जी हैं, जैसे और भी एक दो लोग वहां ऐसी जगह से हैं कि जहाँ पे दुर्गम, जैसे श्रीनगर है, कौन सा वाला श्रीनगर, ये जो उत्तराखंड में ही है ना श्रीनगर एक। यस मैम। हाँ, वहां पे है। ऐसे वाले ऋषिकेश से अगर हम जा रहे हैं, केदारनाथ जी, या बहुत सारे जो ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, अब वहां पे लैंडस्लाइड हो गई तो क्या होगा, रास्ते बंद हो जाते हैं। रास्ते बंद हो गए तो जो फूड मटेरियल है या दूसरी जरूरत की चीजें हैं, उनका क्या होगा, उनकी सप्लाई रुक जाती है, उनकी सप्लाई में प्रॉब्लम आती है। अब सप्लाई नहीं होगी तो समझ लीजिए आपकी जो लाइफ हो वो कितनी टफ हो जाएगी। तो ये जब हम अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने का प्रयास करते हैं, उसके लिए नए नए इन्वेंशन करते हैं, उस समय हमारे माइंड में ये सारी चीजें नहीं रहती हैं, लेकिन हमारे माइंड में ये सारी चीजें उस समय रहें, इसीलिए इसको एजुकेशन में रखा गया है। इन टॉपिक्स को हर जगह हर साल बच्चे को बिल्कुल नर्सरी KG1 से एनवायरनमेंट की एजुकेशन देना स्टार्टअप कर दिया गया है, ताकि उसके माइंड में अब ये चीजें, जब वो इनोवेशन करे तो उसके माइंड में ये चीज रहे कि मैं जो इनोवेशन कर रहा हूं उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये देखिए, वनोन्मूलन तथा अवनवीकरणीय ऊर्जा के अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरण अवनयन की समस्या में वृद्धि होती है। वनोन्मूलन वही हो गया, डिफोरेस्टेशन। ये जो सेंटेंस है इसी का ये हिंदी में है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये बस ये बीच में साइड इफेक्ट बीच में बता दिया है, यहाँ पे उसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि
क्या हो रहा है, जो भूस्खलन होता है, चट्टाने जो गिर जाती हैं सड़क पे, पथराव होने लगता है, चट्टाने चटक चटक के गिरती हैं, सड़कों पे पत्थर गिरते हैं कई बार, वही है ये। और बाढ़, इन सब का ये साइड इफेक्ट है। ऐसे और भी साइड, भूकंप भी है, वो भी इन्हीं सब एक्टिविटीज का साइड इफेक्ट है। वनोन्मूलन का मतलब होता है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब जो हम फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल है। यहाँ पे इसका मतलब है नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल, और आ लग गया मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के जो है वो हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम। इसका साइड इफेक्ट हम अभी देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ना, एनवायरमेंटल इश्यू, उसमें हम देखेंगे इसका साइड इफेक्ट, पूरा डिटेल में समझ में आएगा हमको कि ये हम जो बहुत तेजी से इसका यूज कर रहे हैं, एक दिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है तो हमको कैसा लगता है कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। एक दिन हम मोबाइल यूज नहीं करते हैं तो हमको जैसा लगता है ना, वैसे ही पेट्रोल के लिए भी अगर जिसका खुद का व्हीकल है पर्सनल, उसको ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी में हमेशा पर्याप्त फ्यूल होना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, हमारी एक्टिविटी का परिणाम है। पर्यावरण टोटल मतलब ये छोटे छोटे जो डिग्रेडेशन है वो मिलके बड़ा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्रिएट कर देते हैं, और इससे क्या होता है, फाइनली सारी मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पर ही फिर क्या होता है, बड़े स्तर पर एक डिग्रेडेशन हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, जो एक शुरू से जो बनी हुई है एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो पूरा सिस्टम ही क्या हो जाता है, चेंज। पहले क्या होता है, दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक रूपांतर और एक परिवर्तन। मतलब एक तो पूरे एक मॉडिफाई होता है, फिर एक पूरा ही चेंज हो जाता है। पहले थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है, फिर धीरे धीरे पुरानी चीज पूरी हटके नई चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा खनन का पर्यावरणीय प्रभाव। खनन का मतलब होता है माइनिंग जो होती है, खुदाई करते हैं ना हम, अपने जो मिनरल्स होते हैं उनको निकालते हैं या मेटल्स को निकालते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, उनको यूज में लाने के योग्य बनाते हैं, विभिन्न प्रोसेस करके, तरह तरह की उनपे क्या करके एक्टिविटी करके उनको, और फिर उनको यूजफुल बनाते हैं। माइनिंग में क्या कर रहे हैं, खनन का कार्य दुर्गम या वनीय क्षेत्रों में होता है, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में कूड़ा निष्कासित होता है। यह कृषि कार्य की दृष्टि से अनुपयोगी होता है और वनोन्मूलन को बढ़ावा देता है। मतलब कहीं भी कुछ भी हम कर रहे हैं काम, तो वहां पे जहां भी है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जहां मनुष्य है वहां कचरा है। ये एक लाइन याद रखेंगे तो आपके मन में कभी भी प्रश्न नहीं उठेगा कि इस काम में कैसे कचरा हो रहा है। माइनिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी उसकी जरूरत की चीजें लगेंगी, कि खुदाई करने वाली चीजें लगेंगी, और साथ में मनुष्य ही खुदाई कर रहा है तो मनुष्य की जो रूटीन जरूरतें रहती हैं, नेसेसरी जो उसकी डिजायर रहती हैं, वो अपने आप में ही पर डे कितना कचरा निकालती है आप सबको पता है, वो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। माइनिंग वर्क ऑफ्टन टेक्स प्लेस इन increasable or forested areas, which result in the release of a large amount of waste, which is also unusable for agriculture purpose and promotes डिफॉरेस्टेशन। जैसे अब मान लीजिए, ये भी तो कोयले की खदानें जो होती हैं, कोयला जो निकालते हैं, उसका जो भी कचरा निकल रहा है वो खेती में किस काम आएगा? आएगा क्या किसी काम खेती में? बताइए। खेती को और बर्बाद करेगा, उसके एशेस जो होंगे, राख, है ना। बल्कि ये तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, जैसे हम देखते हैं ना बॉर्डर पे सेना होती है,
हमारे लोगों की सुरक्षा करने के लिए, लेकिन वो खुद कितना मतलब स्ट्रगल करते हैं वहां पर, -16 डिग्री पे, -15 डिग्री पे, -8 डिग्री तक पे भी वहां पे वो डटे रहते हैं और हम सब सुरक्षित रहते हैं। ऐसे ही क्या होता है, माइनिंग जब होती है तो माइनिंग में क्या होता है, जैसे अभी तो लेटेस्ट एग्जांपल है, अभी उत्तराखंड में ही क्या हुआ था, बहुत कितने 47 या 45 जो वर्कर्स हैं वहां पर उसमें गुफा में बंद हो गए थे। फिर क्या होता है वहां पे अंदर गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। गैस बनती है कौन सी वाली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर वो बन गई और आप तक पहुंच गई तो आपका जीवित बचना नामुमकिन है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हमने अपनी सुविधा के लिए, बहुत सारी सुविधा के लिए कुछ लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रखा है। क्यों? और वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपना घर चलाना है, अपना परिवार, उनकी मजबूरी रहती है, इसलिए वो ऐसे कामों के लिए भी हाँ कर देते हैं। कोई मतलब ऐसे होते हैं बहुत सारे, जैसे सैनिक जो लोग होते हैं वो तो होते ही हैं, देशभक्ति की भावना होती है उनमें, इसलिए करते हैं ऐसा। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे काम मजबूरी में भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये दोनों ही प्रकार से नुकसानदायक है। अब इसको हम कुछ चीजों को चार्ट से, फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ये कल जो औद्योगिकीकरण वाला शब्द आ रहा था कि प्रौद्योगिकीकरण और औद्योगिकीकरण क्या है, तो अभी पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड यूज होता है और वहां पे टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देखिए, ओवर पॉपुलेशन, ज्यादा जनसंख्या होगी तो क्या होगा, बढ़ी हुई उपभोग आवश्यकता, मतलब कंजप्शन की भी नीड बढ़ जाएगी। जैसे अभी क्या हुआ था, पेंडेमिक का कल भी हमने एग्जांपल देखा था कि लॉकडाउन लगा तो लोगों ने उस समय नहीं है जरूरत, लेकिन स्टोर कर लिया तो क्या हो गया, एकदम से डिमांड बढ़ गई। और डिमांड बढ़ी मतलब जो रिसोर्स है उन पे भी क्या हो गया, ज्यादा प्रेशर आ गया। यहाँ से ज्यादा खुदाई चालू हो गई कि आज मान लीजिए 10 किलो निकाल रहे थे, जस्ट समझने के लिए एक यूनिट ले लिया अपन ने, तो अब एकदम से डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, एक ही दिन में हमको 100 गुना बढ़ाना पड़ा उसको। तो 10 की जगह हम 100 किलो निकाल रहे हैं, तो एक ही दिन में हमारा कितना बढ़ गया, 10 टाइम्स हमारी जरूरत बढ़ गई। तो यहाँ पे ये जो और 10 दिन चल सकते थे, वो 10 दिन उनकी उम्र घट गई, उन रिसोर्स की 10 दिन कम चलेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के शीघ्र समाप्त होने का खतरा हो गया, मतलब ग्रेटर रिस्क ऑफ अर्ली डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो भाई कुछ हमारी आने वाली पीढ़ी भी देख लेती। यही तो हमने देखा है सस्टेनेबल में, हम क्या देख रहे थे कि जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी भी यूज कर सके। लेकिन अगर हम यही सब चलता रहा, ये वाली चेन अगर चली, तो ये तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो हमारी आगे वाली पीढ़ियां क्या देखेंगी, नहीं देखेंगी। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमको लाना पड़ा। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में, कोई टर्मिनोलॉजी, कोई शब्द हिंदी का इंग्लिश का कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। मैम एक बार क्विकली में जरा बता दीजिए, जल्दी जल्दी में चारों। जल्दी में सारे यहाँ से? नहीं मैम, ये चारों जो थे अभी। अच्छा, ये चारों देखिए। हाँ। सबसे पहले मोर पॉपुलेशन, मोर नीड्स, मोर more production and more exhibition and more, क्या होगा लास्ट में, मोर नहीं आएगा, ये होगा कि मतलब हायर रिस्क हो जाएगा जल्दी समाप्त होने का, चीजें जल्दी ही क्या हो जाएंगी, सोर्स जो है लिमिटेड तो है वैसे ही, तो वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है? हाँ मैम ठीक है। ओके, आगे बढ़े। किसी और को तो कुछ नहीं पूछना है? ऐसा तो नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी सब समझा दिया है, चीजें नहीं समझ में आई है कोई? नहीं मैम, ठीक है, स्पीड है आपका। चलिए ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं।
उद्योग जनित प्रदूषण आ गया। उद्योग जनित का मतलब वही है, इंडस्ट्रियल जनित को क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस्ड, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड पॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होगा, along with air pollution by toxic gases emitted from industries and water pollution by discharge waste, the problem of soil pollution also arise, which affects the entire बायोडाइवर्सिटी। मतलब उद्योगों से, अभी हमने पढ़ा था ना, नीचे भी हमने पढ़ा था कि जो यही देख ले हम, माइनिंग वाला भी तो एक उद्योग ही है ना, मतलब इंडस्ट्री है माइनिंग की भी। तो उसमें क्या हो रहा है, नीचे खुदाई कर रहे हैं, कहीं कहीं पे क्या होता है, वाटर रिसोर्स रहते हैं वहां पे, मतलब ऊपर नाले वगैरह भी हैं आसपास, तो जहां नाले हैं वहां सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो वहां पे गैस बनने की, ज्यादा विषैली गैस जो रहती है उनके बनने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है ऐसे, और ये तो हो गया कि वहां बन रहे हैं, मजदूरों को ये खतरा है, ये तो दिखता नहीं है वो वाला खतरा है, लेकिन जो आंखों के सामने दिख रहा है वो क्या है कि उस प्रोडक्ट फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे डायरेक्ट जो गैसें निकलती हैं वो सीधे क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, एयर पोल्यूशन को वो क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। एयर पोल्यूशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है एयर पोल्यूशन। और निश्रित का मतलब होता है छोड़ना, वातावरण में डायरेक्ट छोड़ना, वायु में डायरेक्ट छोड़ना किसी चीज को। देखा है ना हमने, जहाँ फैक्ट्रियां रहती हैं, दवाइयां बन रही हैं, कुछ भी बन रहा है, वहां फैक्ट्रियों में ऊपर चिमनियां लगी रहती हैं, बड़े बड़े पाइप लगे रहते हैं और उनसे काला काला धुआं निकलता रहता है, ये तो सभी ने देखा है ना। यस मैम। हाँ, तो ये उसी की बात हो रही है, और वो धुआं सारा कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट मिलके हमारे एयर, ये क्या है, ये मान लो, हाँ ये मान लो हमारा एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में चारों तरफ एयर, तो हमने वो जो पढ़े हैं लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, हमने दोनों पढ़े। तो एयर तो हर जगह है, वाटर में भी रहती है और ऊपर भी रहती है। तो एक तीसरी चीज हमारा ये क्या जाता है, एटमॉस्फेयर, इसमें भी एयर है। तो ये जो चिमनियों का धुआं निकल रहा है ये डायरेक्ट जाके कहाँ मिल रहा है, एटमॉस्फेयर में मिल जा रहा है। और ये इसमें बहुत सारी कैसी होती है, टॉक्सिक गैसेस होती हैं, जहरीली विषैली गैसेस होती हैं, जो अब हम सांस लेते हैं तो हमारी नोज से कहाँ चली जाए, ये एटमॉस्फेयर में मिल गई और हम भी एटमॉस्फेयर में हैं, तो ये हमारी नोज से होती हुई हमारे लंग्स में पहुंचेंगी, हमारे लंग्स से फिर हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाएंगी, और हमारी जो हेल्थ है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। क्लियर है इतना? ये पूरी जैव विविधता को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, बायोडाइवर्सिटी को पूरी को क्या इफेक्ट कर रही है। क्लियर है सभी को इतना? यस मैम। ओके, अब इस शब्द को याद रख लीजिएगा, रिमेम्बर दिस वर्ड, इको मार्क। इको मार्क क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडियन प्रोडक्ट्स इज ए स्कीम launched by the government of India in 1991। बस इतने ही इसमें हमको याद रखना है। क्यों लाई गई थी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भारतीय उत्पादों के भारत सरकार द्वारा 1991 में प्रारंभ की गई एक योजना। देखो हम आजकल बोलते रहते हैं कि हमको चाइना का माल नहीं चाहिए, हमको हमारे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। तो हमारे प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भारतीय उत्पादों के। भारतीय उत्पाद क्यों ला रहे हैं यहाँ पे, हमारा एटमॉस्फेयर है, हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी है कि इसमें कौन से जीव जंतु रहते हैं, वो उनको कौन सा टेम्परेचर ठीक रहता है उनके लिए वो किस ठंडी ज्यादा बर्दाश्त कर पाते हैं या गर्म ज्यादा उसमें रहते हैं, मतलब टोटल चीजें जो लोकल है, लोकल की जानकारी लोकल को होती है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं हमारे,
अब वो अगर दिल्ली में बैठे बैठे सोचें कि मैं कन्याकुमारी के लिए योजना बना दूं, कन्याकुमारी में हर घर में क्या होगा, वो लग जाएगा एक जो पहले चलते थे ना मीथेन गैस के जो चूल्हे, बीच में कंसेप्ट आया था बायोगैस वाले जो आए थे, वैसा वाला मैं सबको लगा दूं। तो अब प्रधानमंत्री जी को वहां बैठे बैठे क्या दिख रही हैं केरल में कंडीशंस कैसी है, कन्याकुमारी में क्या कंडीशंस है, वहां पर उन्होंने तो बोल दिया, कागज पे लिख दिया, मुंह से कह दिया, लेकिन प्रैक्टिकल जो कंडीशंस है, प्रैक्टिकली उस चीज को अप्लाई किया जा सकता है या नहीं, वहां की कंडीशंस फेवरेबल हैं या नहीं है, ये उनको पता चलेगा क्या वहां बैठे बैठे? बताइए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, वहां के लोकल लोगों से संपर्क करना पड़ेगा कि भाई हम ये चाह रहे हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी राहुल सर आए, राहुल सर ने बोला कि हमको ऐसा ऐसा अप्लाई करना है। राहुल सर को हिंदी मीडियम के वाले में भी क्योंकि थोड़ा सा टच में नहीं है प्रैक्टिकली, इसलिए उन्होंने कहा कि मैडम आप देख लेना। अब मुझे पता है कि कितने बच्चे हैं जो क्विज में भाग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। अब सर ने तो बोल दिया है कि सबको लेना है, लेकिन बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है ना ये, कि हाँ जो चीज हम चाह रहे हैं उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम दूसरे जो कंट्रीज की हैं प्लानिंग रहती है, उनको हम अपने यहाँ पे ले तो आते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ के हिसाब से एडॉप्टेबल हैं या नहीं है, ये सोचना जरूरी है। तो हम अगर हमारे ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहीं का व्यक्ति बनाएगा, उसे सब पता है यहाँ की कंडीशन के बारे में, तो वो उसी के अकॉर्डिंग बनाएगा कि जो यहाँ के एनवायरमेंट के लिए क्या हो, फेवरेबल हो, एडॉप्टेबल हो। क्लियर है इतना? ये डेट याद रखना है आपको, 1991। जितनी भी डेट्स आ रही है ना बीच बीच में, सुझाव है मेरा, आप टेबल बना लीजिए, उसका टॉपिक लिखिए। मतलब पहला तो वही होगा हमारा, सीरियल नंबर होगा, दूसरा होगा हमारा उस टॉपिक का आप कोई एक शब्द रख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इको मार्क लिख लिया हमने, इको मार्क उसकी हेडिंग दे दी हमने। उसके बाद में उसका अगर ईयर है तो ईयर लिख दिया तीसरे कॉलम में। कुछ और भी एक आध चीज एडिशनल हो, एक दो कॉलम और भी एडिशनल बना लीजिए, भले ही वो टॉपिक रिलेटेड नहीं है आपस में एक दूसरे से, लेकिन ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी रिवाइज करने के लिए आखिरी टाइम में, या बीच बीच में जो टेस्ट होते रहते हैं उसके लिए। मैं आपको दिखाऊंगी जिस दिन वीडियो ऑन करके पढ़ाऊंगी। मुझे आज मैं पढ़ रही थी तो मेरी एक पुरानी बुक मैंने उठाई, पुरानी क्या है, ये पतंजलि योग प्रदीप, तो उसमें मुझे बड़ा मतलब देख के वो हुआ कि कैसे कैसे पढ़ाई करी थी छोटे छोटे, और क्या थे वो। हम बस मतलब मेरी यूनिवर्सिटी काफी दूर है, तो मुझे बस से 1 घंटे का सफर पहले करना पड़ता था। तो जो बस के टिकट मिलते हैं, आजकल वो जो टिकट आते हैं ना, उनका जो थर्मल क्या बोलते हैं, इंक रहती है जिन पे, तो वो इंक तोड़ गई थी, उसी टिकट के ऊपर मैंने नोट्स बनाए थे। जो यम नियम आपने योग वशिष्ठ में और उसमें हम सब पढ़ते हैं ना, वशिष्ठ संहिता में अलग अलग, उन चिट के ऊपर वो नोट बने हुए कि इसको ईश्वर बोलते हैं, इसको धृति बोलते हैं, एक एक लाइन में थी वो चीजें, और वो छोटी छोटी चिट के ऊपर मैंने बना के आज वो 10-12 पर्ची सामने आई, तो मतलब पुरानी यादें ताजा होंगी। तो आप मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैंने अप्लाई किया है वो आप भी करो, मैं बस ये चाह रही हूँ कि आप जिस तरीके से आप चीजें याद रख सकते हो ना, उसको अभी से अप्लाई करना। शॉर्ट नोट्स अभी से बनाना शुरू कर देंगे तो एग्जाम में सिर्फ आपको उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। ये तरीका है। ये जितनी भी पहले नंबर से जो हमने 1992 मेरे ख्याल से पहला ईयर हमारे एक सामने आया था, क्या था उसमें? रियो। वेरी गुड। तो उसको नंबर 1 पे लिखेंगे, ईयर उसका नाम लिखेंगे, उसका ईयर लिखेंगे। ऐसे जितने भी आपके आए हैं ना अभी तक के, उन सबको उस लिस्ट में कल चेक कर लूंगी मैं, ठीक है? बताइएगा आपने बनाई कि नहीं बनाई। ओके। पहला मैम 1987 था, वुडलैंड बाद में था। सस्टेनेबल के लिए मैम जब वो किया था कॉन्सेप्ट था जो, हाँ कॉन्सेप्ट नहीं, पहला तो रियो डी जेनेरिया ही था ना 1992 में, उसके बाद आई सारी चीजें।
हाँ मैम, मैम पर अर्थ सस्टेनेबल समिट तो डेवलपमेंट 1992 में बाद में हुआ था, पर 1992 उसका में जो अर्थ समिट है मैम। हाँ मैम जो बर्लिन रिपोर्ट के हिसाब से जो 1987 में हाँ मतलब एक वो आ गया था ना हाँ विचार। जी। चलिए आगे बढ़े, इतना क्लियर है सभी को? बताइए। यस मैम, यस यस मैम। मैम। जी 10 बज गए हैं। यस मैम। मुझे लगता है इसको कवर कंप्लीट कर लेना चाहिए, आप जैसा कहें, लेकिन क्योंकि यस मैम, क्या यस रुक करना है यस तो। गो अहेड। ओके, थैंक यू सो मच सर जी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव। आधुनिक कृषि मतलब मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है, कल भी थोड़ा सा डिस्कस हमने इस पे किया था कि हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमको प्रोडक्शन चाहिए तो हम उसके लिए अंधाधुंध बिना सोचे समझे क्या करते हैं, किस चीज का यूज करते हैं? 2 चीजों का यूज करते हैं हम मेनली। कौन कौन सी? फर्टिलाइजर। हाँ, और फर्टिलाइजर दूसरी एंड इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स। वेरी गुड। दोनों चीजों का हम बिना सोचे समझे जितना ज्यादा चाहे कर सकते हैं। हमको लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाए, प्रोडक्शन मिल जाए, हमारी फसल ज्यादा अच्छी हो, दिखने में अच्छी हो। आजकल ये फैशन भी है कि प्रोडक्शन तो ज्यादा हो लेकिन उसको दिखना भी अच्छा चाहिए। तो उसको अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, और ज्यादा यही सब केमिकल्स का यूज करते हैं, और हम ये नहीं सोचते कि ये केमिकल हमको ही क्या करेंगे, हार्म पहुंचाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ी हुई कृषि उत्पाद मांग। वही है, चीजें वैसी हैं जैसे यहाँ पर थी। जो एक फ्लो चार्ट हमने यहाँ देखा था ना, सब कुछ पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल मटेरियल की डिमांड बढ़ रही थी, और यहाँ पे किस चीज की बढ़ेगी? फूड मटेरियल की डिमांड बढ़ रही है। या एग्रीकल्चर से तो हर चीज मिलती है हमको, चाहे फूड हो या क्लॉथ हो, सब कुछ कहीं ना कहीं कृषि से ही यानी एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वनों का खेती हर भूमि में तीव्रता से परिवर्तन, मतलब जो हमारा जंगल होते थे, फॉरेस्ट होते थे, या हमारी जो एग्रीकल्चर की लैंड होती थी, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, वनों का खेती हर भूमि में तीव्रता से परिवर्तन। अच्छा, फॉरेस्ट को काट काट के, एक हमने कल झूम खेती भी पढ़ी थी कि हमने आज यहाँ है, यहाँ पे हमने जितना कर सकते थे उसको यूज किया और उसको छोड़ के आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब लोग ज्यादा हो गए, तो पहले जितनी जगह में खेती के लिए, मान लीजिए एकड़ समझते होंगे ना, और वो सब खेती की जो यूनिट रहती है, मान लीजिए एक स्क्वायर फीट में ये खेत है, इतने एरिया में ये खेत है, पहले इतने में ही हमारी जो है जरूरतें पूरी हो जाती थी। जितने भी लोग हैं उन सबकी, इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है सबका इतने में ही काम चल जाता था। लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या इतने में काम चलेगा? नहीं चलेगा, भूखमरी आ जाएगी, पुअर्टी आ जाएगी, सब चीजें आ जाएंगी। तो अब क्या करा, ये इतने में था और इतने में क्या था, फॉरेस्ट थे, मतलब जंगल पेड़ पौधे ये लगे हुए थे बाकी जगह में। तो अब हमने क्या करा, जंगलों को साफ कर दिया और यहाँ पे भी हमने क्या करने लगे, खेती करने लगे धीरे धीरे। अभी तो ये है खेती वाली चल रही है तो खेती करने लगे हैं, आगे हम ये भी देखेंगे कि खेती वाली जगह को भी क्या करके खेती करना बंद कर दिया, और कंस्ट्रक्टर आ गए, क्या करा उनने, प्लॉट काट दिया। ये 15 वाई कैसे वो देते हैं, 400 गुणा 800 इस टाइप से भी काट के देते हैं ना प्लॉट। कौन ज्यादा स्क्वायर फीट में। स्क्वायर फीट में, है ना, 400 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, ऐसे करके उन्होंने इसको भी खत्म कर दिया। तो अब फिर कहाँ आने लगी खेती, रूफ टॉप खेती आने लगी, छत के ऊपर कृषि करने लगे। सब अपने अपनी छत पे अपना अपना गेहूं उगाएंगे और खाएंगे। हो रहा है ऐसा, सब देखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके, बताइए। यस मैम। वेजिटेबल की शुरू भी हो गई। हाँ, वेजिटेबल्स की तो हो भी गई है, सब अपना अपने घर में गार्डन लगाते हैं और उसमें। लेकिन आप ये सोचिए जिसका पूरा घर ही
एक 10x10 के कमरे में है, 10x10 के रूम में है, वो कहाँ खेती लगाएगा और कहाँ रहेगा और कहाँ सोएगा, क्या करेगा बताइए। जिसके पास पैसा है, फिर वही गाना आ जाता है, पैसा पैसा क्यों करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, लेकिन फाइनली सारा खेल किसका है, पैसे का। अधिक उत्पादन हेतु आधुनिक कृषि, जो हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया है कि क्या करेंगे हम, हैवी डिपेंडेंस ऑन मॉडर्न एग्रीकल्चर फॉर हायर प्रोडक्शन। क्या है मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है, नए नए फर्टिलाइजर्स हैं आजकल, नए नए जो कंपोज की जगह पे दूसरी जो आती है ना फर्टिलाइजर के साथ, और क्या एक आपने बताया था अभी, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने वाली जो दवाएं होती हैं, वो सारी चीजें, हाँ वो सारी चीजें आएंगी। अब इसका क्या हो रहा है, इनका ऐसे भी चेन भी याद रखना है अपने को, इफेक्ट एक दूसरे पे क्या हो रहा है, वनों का खेती है, मतलब वन जंगलों को काट के क्या बना दिया, हमने एग्रीकल्चर लैंड बना दिया, और एग्रीकल्चर लैंड जब बना दिया तो क्या हो गया, खाद्यान्न उत्पादन हेतु कृत्रिम उर्वरक का अविवेकपूर्ण यूज भी कर रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजर और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कीटनाशकों का अत्यधिक यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं बहुत सारे। फिर उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये फिर बायोडाइवर्सिटी आ गई यहाँ पे, कि जो कल भी देखा था ना इसको हमने, भूमि और जल, वही हमारा जो लाइफ बिलो लैंड 14 नंबर और लाइफ ऑन लैंड 15 नंबर, उन दोनों पे ऐसा कैसे पड़ रहा है कि जो फूड चेन होती है, बताया था ना कि घास को खाया बकरी ने, बकरी को खाया, किसने खाया बकरी को, टाइगर को टाइगर ने खा लिया, टाइगर ने खा लिया, और टाइगर को कौन खा गया, आदमी मार के खा लिया। आदमी मार के खा लिया, बहुत बढ़िया, मनुष्य सब कुछ खा जाता है। तो अब ये जिसने खाया है ये सारी विषैली चीजें जो खाएगा, तो ये पूरी चेन में पहुंच जाएगा ना विष, तो पूरी फाइनली क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता या पूरा जलवायु परिवर्तन, सब कुछ संभव है इस आधुनिक कृषि के दुष्प्रयोग से। यहाँ पे देखिए कोई भी इन्वेंशन होता है वो एकदम से नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन हम उसका अविवेकपूर्ण उपयोग करते हैं। अविवेकपूर्ण मतलब बिना सोचे समझे, हम बिना कंट्रोल के उसको हमने अनलिमिटेड यूज करना इस्तेमाल कर दिया किसी चीज को, तब वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक मैम ने चेन वाइज तो याद नहीं करना ना कि नहीं, ये आपको खुद समझ में आएगा कि लिंक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहाँ लिंक बन रहा है। ये एरो भी बना के दिए हैं ना, इसलिए आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, मैम मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना शांति पाठ करके जाइएगा, मतलब खुद से। ओके मैम। हाँ अभी आप और टॉपिक करा रहे हैं मैम? बस ये 2 स्लाइड और बची हैं, उसके बाद 2-3 स्लाइड हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, कल से नया टॉपिक हमारा चालू हो जाएगा। ये सब वैसी ही चीजें हैं, जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगी, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी क्या बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कोई? कुछ कह रहे थे बट वापस ले लिया होगा स्टेटमेंट। ओके, शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। अब जो हमारा अर्बनाइजेशन जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, उसको देखेंगे। शहरी जनसंख्या घनत्व में तीव्र वृद्धि, मतलब रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ या डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, कल भी डिस्कशन किया था कि पक्की सड़कें रहती हैं, 24 घंटे बिजली और पानी मिलती है, कुछ काम नहीं करना पड़ता है ज्यादा, स्कूल भी पास पास में होते हैं, अंग्रेजी स्कूल मिल जाते हैं, गांव में जाके कोई नहीं पढ़ाना चाहता है अपने बच्चों को। एक मेन मोटो तो यही होता है कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश सीखेंगे, ये सबसे मेन
जो एक बेसिक थॉट होता है किसी का भी गांव छोड़ के शहर भागने का, यही होता है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, गांव में जगह इतनी है, मान लीजिए ये गांव है कोई, अब इसमें जगह इतनी है, पहले क्या था, ये गांव में पूरा भरा हुआ था, लोग ही लोग थे, फुल भरा था, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा थी, जितना बड़ा क्षेत्र एरिया था ये उतने ही उसमें पॉपुलेशन थी। अब और जो शहर है उसमें ऐसे कम थी पॉपुलेशन, मान लीजिए थोड़े थोड़े लोग थे। अब क्या हो गया है कि यहाँ पे गांव का एरिया तो उतना ही है, और अब यहाँ के लोग सारे भाग भाग के यहाँ चले गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इक्के दुक्के लोग रह गए, और यहाँ पे क्या हो गया, फुल भर गए ये। अब फुल भर गया तो क्या होगा, यहाँ के जो रिसोर्स हैं उन पे क्या आ गया, क्या आ गया उन पे, प्रेशर आ गया, प्रेशर आ भार आ गया। गया। हाँ, फिर अब अगला क्या है, यहाँ अगला क्या पॉइंट होगा इसमें, स्थानीय संसाधनों पर गहरा दबाव आ गया, उपजाऊ भूमि का निवास स्थान में, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देख लिया था, क्या करेंगे बताया था ना, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि अब हमने अभी तक हम क्या कर रहे थे, जंगल को काट के हमने खेत बना लिया, अब हमने खेतों को भी समाप्त करके उपजाऊ जो भूमि है जिससे हमको गेहूं चने ये सब मिल रहे थे उसको हमने खत्म करके अपने रहने के लिए क्या बना लिए, घर बना लिए, बिल्डिंगें बना ली, एक एक दो दो मंजिल की, 8 8 10 10 मंजिल की क्या बना ली हमने, बिल्डिंग्स बना ली। फिर तो इससे क्या होगा, खाद्यान्न संकट होगा कि नहीं, निकटवर्ती खाद्यान्न संकट मतलब लूमिंग फूड क्राइसिस। हमको अब भोजन फिर क्या छत पे उगाएंगे, ठीक है, जिसके पास में बड़ी छत है वो छत पे उगा लेगा, लेकिन जिसके पास छत नहीं है, जो बीच में मल्टी में रह रहा है, कोई ना ऊपर छत है ना नीचे खुद की जमीन है, बीच में बेचारा टंगा हुआ है, वो क्या करेगा, उसके लिए तो खाद्यान्न संकट, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी उसके लिए। ऑन डोर संकल्पना, या बाहर से खरीदेगा, चूंकि रिसोर्स कम है तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। अब ऑन डोर संकल्पना भी आ रही है, क्योंकि शहरों में है सर तो सबको हथेली पे चाहिए, फोन करो, मोबाइल से बुक कर दो, हर चीज घर पे आ जाएगी हमारे। शहर के बीच या अति निकट उद्योग स्थापना, क्यों, क्योंकि अब जो भी इंडस्ट्री लगा रहा है वो गांव में क्यों लगाएगा, लोग तो रह नहीं रहे गांव में, उसे तो मजदूर भी नहीं मिलेंगे, यहाँ रहेंगे तो काम कौन करेगा, वो तो यहीं जाएगा, तो फिर यहीं इस शहर के पास में ही अपनी इंडस्ट्री डालेगा, धुआं निकलेगा, उसका धुएं का प्रभाव किस पे पड़ेगा, इंडस्ट्री के शहर मतलब उसके शहर के लोगों पे पड़ेगा, जैसे दिल्ली में हो रहा है कि श्वास लेने को शुद्ध वायु नहीं मिल रही है। लास्ट क्या है इसमें, तीव्रता से बढ़ता हुआ वायु जल, फाइनली वही पहुंच गए, घूम फिर के सारी स्लाइड में हमको निष्कर्ष यही मिलेगा, लास्ट में हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 14 और 15 नंबर पे क्या है, लाइफ, बताइए, लाइव बिलो वाटर और लाइव ऑन लैंड। वेरी गुड, तो हम फाइनली अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते मारते यहीं पहुंच जाएंगे, ठीक। अगला हमारा है आधुनिक प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर प्रभाव। अब हमारी टेक्नोलॉजी आ गई, देख लेते हैं इसमें क्या है, मेघ विजन, आर्टिफिशियल क्लाउड, ये सुना है किसी ने शब्द, क्या होता है, यस मैम। मैम जहाँ बारिश नहीं होती खेतों में ना, वहाँ ये कुछ गैसेस के थ्रू मिक्सचर करके ना वहाँ बारिश करवाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, और ये काम कौन करता है सबसे ज्यादा, चाइना करता है, ये ऐसी वाली सारी चीजें चाइना करता है, इसीलिए वो दुनिया में सबसे आगे बढ़ के बैठा हुआ है हर मामले में। उसने लगभग, इसको हम बोलते हैं, ये जहां जहां कृत्रिम लिखा हुआ है या आर्टिफिशियल वर्ड लिखा है ना, ये मतलब कि ये नेचर ने नहीं किया है, नेचर ने जो चीजें हमको दी थी हमने नेचर की नकल करने की कोशिश की, हम नकल तो कर रहे हैं लेकिन हम उसकी जो समय है उसका, हर चीज का एक टाइम डिसाइड था ना पहले कि 4 महीने बारिश होगी, 4 महीने गर्मी पड़ेगी, 4 महीने सर्दी पड़ेगी, हमने क्या करा उसमें छेड़छाड़ कर दी, और छेड़छाड़ करने का नुकसान वैसा ही है जैसे कोई स्नेक बैठा हुआ है बड़ी आराम से सो रहा है और उसको छेड़ दिया तो उसका जो परिणाम है, या कोई डॉगी है बहुत आराम से सो तो रहा है अभी लेकिन वो बहुत गुस्से वाला है, उसको छेड़ दिया तो वो काट लेगा। कोई भी चीज ऐसी जो बहुत खतरनाक है उसको हमने छेड़ के जगा दिया, बिल्कुल वैसा ही है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना। यहाँ पे
चाइना ने लगभग प्लस 500 प्लस टाइम्स नकली मतलब मौसम के साथ में छेड़छाड़ की है। सरल शब्दों में ये है कि उसने मौसम के साथ में छेड़छाड़ की है 500 से अधिक बार। उसने उसके हिसाब से ओले गिरा लिए, पानी गिरा लिया, पानी क्लाउड बना ली, जो चाहे उसने वो कर लिया। तो ये गलत है और इसी का जो खामियाजा है सारी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। और आजकल आपने अभी सुना होगा, ये चल रहा था अल नीनो इफेक्ट होता है एक। अल नीनो इफेक्ट में भी क्या होता है कि कभी बारिश के मौसम में बहुत कम बारिश होगी और कभी बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा बाढ़ ही बाढ़ आएगी। मतलब उस इफेक्ट के कारण ऐसा होता है कि जो सामान्य कंडीशंस होती है, जनरल कंडीशंस जो होती है, नॉर्मल कंडीशंस जो होती हैं, वो वैसी नहीं रहती हैं। ये अल नीनो इफेक्ट के कारण होता है। अब एक और चीज क्या है इसमें, हाँ, आर्टिफिशियल हेलस्ट्रोम, कृत्रिम ओलावृष्टि कराना और रोकने में सक्षमता। मतलब मर्जी से हमने, जब हमको ओले गिराने हैं, अब ये क्या है, इनको हम ये ऐसे वाले हैं कि ये चीजें ऐसी हैं कि अगर इनको हम नेचर के वे में देखें, जैसे बादल है और वर्षा है, रेन है या ओलावृष्टि, ये सब कैसी है, नेचर का अंग है, नेचुरल चीजें हैं। लेकिन अब हमने इनको अपने हाथ से बनाना और मिटाना शुरू कर दिया, तो अब ये अब नेचुरल नहीं रही, तो ये क्या हो गए, ये एक वेपन की तरह काम कर रहे हैं, हथियार की तरह। जैसे किसी दूसरे देश के साथ में हमको कुछ गड़बड़ करनी है तो हम वहां इनका इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है। बस ये स्लाइड और कर लेते हैं जल्दी से। ये तो समझ में आ ही रहा है देख के कि क्या हो रहा है। नदियों एवं जलाशय पर बड़े बड़े बांध, यानी जितने भी हम क्या बना रहे हैं, बांध को क्या बोलते हैं, डैम। हाँ, डैम बना रहे हैं जितने भी हम, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है, भूस्खलन हो रहा है और प्राकृतिक क्षेत्र की जल निमग्नता, मतलब सबमर्जेंस ऑफ नेचुरल एरिया, ये सब नुकसान हमको हो रहे हैं। एक मेधा पाटकर जी का नाम आपने सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा। उन्होंने इन डैम्स का बहुत विरोध किया है। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है चिपको आंदोलन के लिए, जो पेड़ों की बहुत तेजी से कटाई, ये भी याद रख लीजिए आप, फैक्चुअल क्वेश्चन में आ सकते हैं। पेड़ों की कटाई के लिए उन्होंने, पेड़ से चिपक जाते थे, अगर कोई पेड़ को काटने जाता था तो पेड़ से चिपक जाते थे उसको बचाने के लिए, मतलब लिपट जाते थे, काटने नहीं देते थे सुंदरलाल बहुगुणा। और एक और नाम क्या लिया था अभी मैंने, मेधा पाटकर। उन्होंने ये बांध जो बन रहा था ना नर्मदा नदी पे, सरोवर, कौन सा सरोवर बन रहा था, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया कि नहीं, क्योंकि इससे यही भूकंप का खतरा रहता है। क्योंकि बांध बनते हैं बड़े बड़े, तो उनमें जो कंपन होता है उसके कारण सारी गतिविधियां होती हैं। ये मतलब लैंड का जो नेचुरल है एक कंपोजिशन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए उन्होंने नेचर के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन किया था। ये वाला कल समझा लेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें, मैं ये स्लाइड भेज दूंगी आपको। आज की जो चीजें बच गई है ना, वो आप पढ़ के आइएगा, आगे की भी मिल जाएंगी तो आप पढ़ के आइएगा, डिस्कशन कल कर लेंगे उस पे हम। और ये इसको भी देख के आइएगा, इसको पढ़ के किसको क्या समझ में आया मुझे बताइएगा, कि इस पिक्चर को देख के किसको क्या समझ में आया, क्यों ये पिक्चर हमने ली है। ठीक है, ये आपका मतलब होमवर्क कितने हो गए, क्या क्या होमवर्क मिले हैं बताइए जरा, क्या क्या होमवर्क आपको मिल गया है आज की डेट में। जिसको पीछे की याद नहीं है वो याद लेके आना है। हाँ, ईयर वाइज टेबल, और ये और आज का जो है